हाँ जी, सीएस एग्जीक्यूटिव मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार सामने हूँ सर, सुबह सुबह आपके साथ में। सर, ये सुबह सुबह का सेशन क्यों है आपको पता है? नीतीश सर ने एक चीज़ चलाई है कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 AM रिवाइज करेंगे। तो मैंने उसके लिए कुछ बातें करनी है, क्योंकि आज हमारा पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो मेरे बच्चों, मैं आज क्यों सुबह सुबह आपको उठा के सामने बैठा रहा हूँ, इसलिए कि सर आप जब आज दिन की शुरुआत करोगे, एग्जाम की रिवीजन की शुरुआत करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ कौन से टॉपिक आपको उठा के चलने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, मैं आपके साथ वो सारे टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो 100 या 100 से ज्यादा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं सारे के सारे टॉपिक आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा। डिस्कस का मतलब आइडिया दूंगा कि सर ये आइडिया एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स के थ्रू एक बार क्विक रिवीजन करके जाएंगे कि हाँ, इन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन टॉपिक्स को छोड़ने की बात करी, एक तो ठंड बहुत है, क्लियर है, तो ध्यान सुनना सर जी, इन टॉपिक्स को छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, और अगर सोचना भी तो फिर देख के सोचना कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स तक का क्या आ सकता है। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से करे तो होप सो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 60 मार्क्स का तो काम बन जाएगा। क्लियर, 60 में से आप आराम से 40 नंबर स्कोर कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से ऑफकोर्स क्लासेस में कवर किया था और यहाँ पर मेरे रिवीजन के साथ में कर। सर जी, अभी ये ज्ञान व्यान बंद करो, ठीक है, बातें बंद करो, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे उठे, हमारी आंख खुल नहीं रही है, और आप हमारे साथ में जल्दी से बताओ क्या करना है। ठीक है, तो सर जी शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ गया, इधर, हाँ ये रहा सीएस। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव, चलो जी मेरे साथ में शुरू हो जाओ। सर, हमारे साथ में जो मेन टॉपिक है, मैं पहले बात कर लेता हूँ। जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे, मैं आपको कराने क्या वाला हूं, सीएस एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम। ठीक है, अपन का नाम सी अनुज सिंह तोमर, नो डाउट, ये तो पता ही आपको। ठीक है, टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बहुत सारे टॉपिक हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ी बातें करूंगा शेयर कैपिटल के ऊपर। ठीक है, शेयर कैपिटल टॉपिक जो है, मेरे एग्जाम की बात करूं तो ये एग्जाम में 10 से 15 नंबर का आएगा, 10 से 15 मार्क्स तक का आपको नजर आ सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का दिखने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके एग्जाम की बात कर रहे हो तो इस टॉपिक में से, इन सारे टॉपिक में से आपको इन सारे टॉपिक में से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर मार्क्स का पेपर एक नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी आप रिवीजन के बाद देखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करता हूं क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, बेटा क्विक रिवाइज कराता हूं मैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कई तरीके की कैपिटल होती थी, जिसमें सबसे पहले कैपिटल होती थी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी की हम शुरुआत करते थे, हम कहते थे कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और कंपनी कई तरीके की होती थी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी वगैरह वगैरह। कंपनी को जब भी पैसा लेना है तो दो ऑप्शन है, ओनर या आउटसाइडर। ओनर से पैसा लेने की बात इस चैप्टर में करते थे, और जब भी मैं ओनर से पैसा लेता था तो मैं शेयर इशू करता था, और शेयर दो तरीके के होते थे, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। कंपनी का मेन ओनर कौन होता था, इक्विटी शेयर, सेकेंडरी ओनर कौन होता था, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन मुझे इस चैप्टर में जब मैं शेयर इशू करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है। दैट मींस दोनों की अकाउंटिंग मेरे बच्चे क्या होने वाली, सेम। दोनों की अकाउंटिंग मेरे बच्चे क्या होने वाली, सेम। दोबारा बोल रहा हूं, दोनों की अकाउंटिंग मेरे बच्चे क्या होने वाली, सेम, बस नाम चेंज कर दोगे, इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दोगे, प्रेफरेंस में प्रेफरेंस। नाउ सर जी, मेन पहला टॉपिक था कि हमारी कैपिटल कितने तरीके की होती है, इक्विटी या प्रेफरेंस कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहली होती थी ऑथराइज शेयर कैपिटल, सुनते रहना, मैं आराम से रिवाइज करता हूं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे कम कंपनी, इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती विदाउट चेंजिंग इन मेमोरेंडम ऑफ इश्यूड। एमओए के कैपिटल क्लॉज में आप मेंशन करते हो, और ये मैक्सिमम कैपिटल है। इसमें से जितना आपने ऑफर किया विच इज इशूड, फिर लोगों ने जितने खरीदे शेयर, सब्सक्राइब के दो पार्ट होते थे, कुछ आता था कॉल्ड अप और कुछ आता था अनकॉल्ड। कॉल्ड अप मतलब सब्सक्राइब कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर से बात की जाती थी, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। 1 लाख शेयर मैंने इशू करे, 1 लाख शेयर मान लो खरीद लिए, 10 रुपए का शेयर, तो 10 लाख की होगी सब्सक्राइब। लेकिन मैंने अभी तक ईयर एंड 31 मार्च तक मैंने 8 रुपए मंगाए, तो मेरी कॉल्ड अप कितनी होगी, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 8 लाख। लेकिन व्हाट अबाउट सर, व्हाट दो लाख की अनकॉल्ड बची है, उसका सर उसको मेरे को कुछ नहीं करना। हाँ, अगर मैं उसे वाइंडिंग अप से पहले पहले मंगा लूंगा तो अनकॉल्ड ही बनेगी। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसे वाइंडिंग अप पे मंगाएंगे तो रिजर्व कैपिटल बन जाएगी। तो दैट मीन्स 8 लाख की कैपिटल जो होती थी उसे सब्सक्राइब बोलते थे, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप बोलते थे, कॉल्ड अप में से जितना मिल गया वो पेड अप, जो नहीं मिला कॉल्स इन एरिया। तो कैपिटल के नाम पे अगर बात करूं तो ऑथराइज, मैक्सिमम, इशू जितना ऑफर किया, सब्सक्राइब जितने शेयर खरीदे, फिर सब्सक्राइब में से जितना पैसा मंगाया कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप में से जितना मिल गया पेड अप। आपको यही 5 कैपिटल बैलेंस शीट में शो करनी होती है। टॉपिक यहीं पे है, बैलेंस शीट में कौन सी आएगी, आप कहते थे बैलेंस शीट में जो मेन बैलेंस शीट में आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल। मेन बैलेंस शीट में कौन सी आएगी, शेयर कैपिटल। और अगर मैं बात करूं तो जो नोट्स टू अकाउंट में आएंगी, नोट्स टू अकाउंट में आएंगी वो सारी आएंगी। नोट्स टू अकाउंट में क्या आएंगी, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगी, फिर इशूड शेयर कैपिटल आएगी, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आएगी, फिर कॉल्ड अप आएगी एंड पेड अप आएगी। तो कॉल्ड अप में पहले आप कॉल्ड अप लिखोगे और उसमें से माइनस कर दोगे कॉल्स इन एरियर्स, उसमें
उसमें से माइनस कर दोगे कॉल सीनियर्स, जो बचेगी दिस इज योर पेड अप, और ये आपकी सीधी बैलेंस शीट में जाएगी कहाँ पे, शेयर कैपिटल के अंदर। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है, जो मेन कैपिटल है पेड अप कैपिटल वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, बाकी इशूड सब्सक्राइब वगैरह नोट्स में दिखाएगी। क्वेश्चन कराया था, एक बार रीड कर लेना। नाउ तीसरा क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूजेस क्या है। सर जी ये 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक बार आ चुका है। 5 यूजेस है, बोनस, बायबैक, फुल्ली पेड अप बायबैक, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन राइट अप करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट अप करना, और जितने भी आप डिबेंचर या शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो उन पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम, उन पे जो प्रीमियम है उस प्रीमियम को राइट अप करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, 5, बोनस शेयर, बायबैक, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट अप करने के लिए, और लास्ट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को राइट अप करने के लिए। सर शेयर इशू कर रहे हैं अगर हम कैश में, 2 तरीके हैं, एक कैश में और एक अदर देन कैश। बेटा शेयर इशू करने के 2 रीजन है, हमें पैसा चाहिए सामने वाले से, या हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने सामने वाले की एसेट चाहिए। ठीक है, अगर मैं पैसा चाहिए तो मुझे पैसे लेने के भी 2 ऑप्शन है, बस एंट्री रिवाइज करना, कॉपी सामने रख लो और मेरे साथ रिवाइज करते जाओ। ठीक है, अगर आपने बोला शेयर इशू कर रहे हैं कैश में तो 2 केस बन सकते हैं, लमसम में 2 एंट्री और इंस्टॉलमेंट में हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। एंट्री क्या है, रिवाइज करा लो जल्दी से। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जितने आपका पैसा आया मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर अप्लाई हुए मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, ये पैसा बैंक पे आएगा, मल्टीप्लाई बाय शेयर एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। फिर उसका सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने बोला कि शेयर पार पे इशू है तो भैया शेयर कैपिटल यही बात खत्म हो जाएगी, और अगर आपने बोला नहीं प्रीमियम पे, तो एक और चीज चिपक के आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दैट मींस 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ अगर मैंने कहा 1 लाख शेयर ऑफर करें और आपको एप्लीकेशन आई 95,000 की, दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन, आपको सारी एंट्री 95 से मारनी है। 1 लाख का ऑफर करा, 1 लाख की एप्लीकेशन आई, आपको सारी एंट्री 1 लाख से मारनी है। 1 लाख का ऑफर करा, 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपको जो एप्लीकेशन बैंक वाली एंट्री है वो 1.5 लाख से होगी, लेकिन जब शेयर अलॉट करोगे तो 1 लाख ही करोगे। और व्हाट अबाउट 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उनके 2 ही ऑप्शन होंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है सर जी रिजेक्शन, तो टू बैंक, पैसा वापस, टाटा बाय बाय, उठा के वापस। और अगर क्वेश्चन बोला ना 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 सर हम इन्हें कर रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब हम उन्हें वापस नहीं बोल रहे, कुछ के बदले कुछ देंगे, ना जीरो ना फुल, बीच में अटका देंगे, तो दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट। अलग से बात करता हूं प्रो राटा की, दैट मींस वो पैसा आपका शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड अगर आप लमसम में हो, अगर आप कहां पे हो लमसम, तो याद रखना सर जी वो पैसा रिफंड ही होगा, क्योंकि लमसम में मैं अलॉटमेंट नहीं मंगाता तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। 2 ही एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और टू बैंक, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में आते हो तो एंट्री आपकी बदलेंगी। आप पहले एंट्री रिवाइज करो, जल्दी कॉपी करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अब अलग होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू बैंक अगर मैं रिजेक्शन कर रहा हूं, और टू शेयर अलॉटमेंट अगर मैं प्रोराटा कर रहा हूं। क्लियर? उसके बाद जब अगली एंट्री होगी तो अगली सारी इंस्टॉलमेंट पहले पैसा नहीं आएगा, पहले ड्यू होगा और फिर पैसा आएगा। एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री रिपीट हो जाएंगी, अमाउंट ड्यू अमाउंट ड्यू अमाउंट ड्यू। क्लियर? नाउ सर जी ये प्रोराटा का क्या लेफ्ट आता है? ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हो गई, प्रोराटा का क्या है? सर प्रोराटा में ये कि आपने मान लो आपने 50,000 शेयर ऑफर करे थे, कितने 50,000 शेयर ऑफर करे थे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 60,000 की, एप्लीकेशन आ गई 60,000, और आपने कहा सर जी कोई टाटा बाय बाय नहीं, इनको हम 50,000 दे देंगे, तो दिस इज प्रोराटा कि आपने प्रोपोर्शनेटली शेयर दिए हैं। तो आपको यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैंने बताता, याद रखना सर अगर कैटेगरी दी हुई है, कई सारी कैटेगरी दी है, तो आप वर्किंग नोट बनाओ, और अगर कैटेगरी नहीं है तो और डायरेक्टली है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि जो भी 10,000 है मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय मान लो 3 रुपए की एप्लीकेशन, 30,000 एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है फिर एक्सेस नहीं आने वाला। बट नॉर्मली कैटेगरी वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट बनाने के लिए आप जल्दी से वर्किंग नोट खोल लो। सर जी कॉलम बनेगा, सबसे पहले कॉलम कैटेगरी, फिर शेयर अप्लाइड 60,000, फिर शेयर अलॉटेड 50,000, फिर इसके डिफरेंस का निकलेगा एक्सेस एप्लीकेशन इन शेयर 10,000, फिर 3 रुपए की एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोले तो 30,000, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया 30,000। तो पहला कॉलम क्या बना, कैटेगरी, दूसरा अप्लाइड, तीसरा अलॉटेड, चौथा एक्सेस एप्लीकेशन, पांचवा सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। नाउ अब इस मनी को कंपेयर करोगे आप अलॉटमेंट मनी ड्यू से, अलॉटमेंट मनी ड्यू कि सर जी हमें कितना पैसा मान लेना है। तो ड्यू का क्या मतलब है, सर जितने भी आपने शेयर अलॉट करे, मान लो 50,000 शेयर और अलॉटमेंट पे मान लो 2 रुपए, तो 1 लाख रुपए बनते हैं। अब चेक कर लो कि सर जो एप्लीकेशन मनी है, नाउ अगला कॉलम बनेगा एडजस्टेड और रिफंड।
एडजस्टेड और रिफंड। अगर आपने बोला कि सर इस पैसे को, मेरे बच्चे इस पैसे को, क्या बोल रहा हूं मैं, इस पैसे को जो एक्सेस मनी है ये आपका अलॉटमेंट से कम है तो एडजस्ट कर दो, आपको रिफंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने बोला नहीं 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 सर यहाँ तो 1 लाख है लेकिन यहाँ 1,30,000 आ गया, यहाँ कितना आ गया 1,30,000, तो भैया मैं मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता हूँ 1 लाख, मतलब एक्सेस मनी अगर ज्यादा है, एक्सेस मनी अगर ज्यादा है तो आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करोगे और बाकी आप एडजस्ट करके बाद क्या कर दोगे, रिफंड। तो 2 बैंक और 2 शेयर अलॉटमेंट में 1 लाख, बाकी 30,000 कहाँ जाएगा, 2 बैंक। ठीक है, तो ये बातें नॉर्मल आपकी प्रोडाटा कैटेगरी की हो गई। बट यहाँ एक छोटी छोटी बातें सुन लेना। कई बार क्वेश्चन कहता है कि सर हम पैसा रिफंड नहीं करेंगे, हम कॉल के साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैसा आ जाएगा एडजस्टमेंट विद अलॉटमेंट और फिर आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस। फिर क्या हो जाएगा, बैंक नहीं होगा, 2 कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में जहाँ पे मैंने बोला था कि जहाँ पे हम पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे कॉल के साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ अगर कोई शेयर होल्डर है मेरे बच्चे, अगर कोई शेयर होल्डर है, अगर कोई भी शेयर होल्डर है और वो शेयर होल्डर आपका पैसा नहीं दे रहा तो आप उसे बोलोगे कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर्स में 2 ऑप्शन बनेंगे, एक नॉर्मल कॉल्स इन एरियर्स आएगा। मान लो नॉर्मल कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है कि नॉर्मल का मतलब ये है कि सर वो बंदा जो नहीं पैसे दे रहा, जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा, वो या तो वो प्रोराटा कैटेगरी से नहीं है, या तो प्रोराटा कैटेगरी से नहीं है, या जो फेल हो रहा है वो उस इंस्टॉलमेंट पे नहीं फेल हो रहा जहां पे पैसा एडजस्ट हो रहा है। मान लो एप्लीकेशन के बाद पैसा एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे, तो वो अलॉटमेंट पे फेल नहीं हो रहा, वो कहां पे फेल हो रहा है, कॉल पे। लेकिन याद रखो क्वेश्चन में अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ दी है और फिर कॉल पे पैसा एडजस्ट हो रहा है और वो कॉल पे फेल हो रहा है तो उसका वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन, अगर वो प्रोराटा कैटेगरी से है, अगर वो प्रोराटा से है और प्लस या तो वो अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है या फिर पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट ही नहीं हो रहा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, कॉल पे एडजस्ट हो रहा है, तो कॉल पे अगर एडजस्ट हो रहा है तो वहां पे आपका वो फेल हो रहा है तो आप वर्किंग नोट 2 बनाओगे। क्या बनाओगे, वर्किंग नोट 2। अभी बात करता हूं वर्किंग नोट 2 पे। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पिट गई कि या तो वो प्रोराटा कैटेगरी से फेल नहीं हो रहा या वो कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट पे फेल हो रहा है जहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो सर जी फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर आप उठाओ और सीधा सीधा मेरे बच्चे क्या उठाओ और सीधा सीधा आप उसका कॉल्सिनेस निकाल दो कि उसके अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय जो भी इंस्टॉलमेंट है, 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने बोला यहां पे तो सर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। रिवाइज करो, कॉपी खोलो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सर, सबसे पहले आप निकालोगे अगर उसके अप्लाइड शेयर दिए तो अलॉटेड, अलॉटेड दिए तो अप्लाइड, वहां पे एक फॉर्मूला लगाते थे जो भी चाहिए, मान लो अप्लाइड चाहिए तो टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय गिवन, और अगर अलॉटेड चाहिए तो अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय गिवन। ठीक है, तो जो चाहिए वो ऊपर बाकी नीचे वहां पे। और ध्यान रखना अगर कैटेगरी है तो मुझे सारे शेयर नहीं लेने, उस कैटेगरी जिस कैटेगरी से वो शेयर होल्डर है उस कैटेगरी के अप्लाइड और उस कैटेगरी के अलॉटेड लेके चलने हैं। एक बार आपके अप्लाइड और अलॉटेड आ गए, नाउ एक्सेस एप्लीकेशन निकालेंगे कि अप्लाइड से कितने कम मिले और एक्सेस एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन मनी से, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगी। फिर उसके अलॉटेड शेयर पे स्टेप नंबर 3 अलॉटमेंट मनी ड्यू निकालेंगे और उसमें से उसके एक्सेस एप्लीकेशन माइनस करके देखेंगे कितना कॉल्स इन एरियर्स है। दैट्स इट, 3 स्टेप, पहले अप्लाइड अलॉटेड, फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी और फिर कॉल्स इन एरियर। क्लियर है, कॉल्स इन ईयर्स के बाद आपका नॉर्मल पंगा है, सर अगर कॉल्स इन ईयर्स आ गया आपका और वो शेयर होल्डर अगर नहीं पैसा देगा, बाद में हम रिमाइंडर डालेंगे, नोटिस डालेंगे, अगर पैसा नहीं दे रहा तो उसके शेयर उठा के फोरफिट करेंगे, जिसकी बात मैं अगला करने वाला हूं। और अगर वो दे दिया तो ठीक है भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन ईयर्स और फिर उससे ब्याज ले लेंगे, हम ब्याज लेंगे 10% के रेट से ब्याज ले लेंगे जितने महीने उसने डिले किया। क्लियर, नॉर्मल। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये कि कोई शेयर होल्डर टाइम से पहले पेमेंट करता है तो यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा और आपको 12% से ब्याज देना पड़ेगा जब तक आप जितने दिन आपने पहले एडवांस लिया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। शेयर फोरफिट, सर अगेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर फोरफिट का क्या होगा। सर शेयर फोरफिट में सिंपल एंट्री है कि आपको यहाँ पे शेयर इशू नहीं करने, शेयर वापस लेने, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स और 2 शेयर फोरफिटेड, 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में 4 बातें याद रखने वाली बात है, एंट्री देखो ध्यान से कि जब आप शेयर वापस लोगे तो कौन से शेयर लोगे, अप्लाइड या अलॉटेड, ऑफकोर्स अलॉटेड। ठीक है, दूसरा आप क्या उसके सारे 10 रुपए के फेस वैल्यू को डेबिट करोगे कैपिटल में, नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या उससे सारी इंस्टॉलमेंट मंगाई, अगर आप कहते हो हाँ मैंने उससे पूरी की पूरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल सब मंगाया तो 10 रुपए, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मंगाई तो 8 रुपए कॉल्ड अप है, 8 रुपए से डेबिट करेंगे। दूसरी बात, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या डेबिट होगा, द आंसर इज यस डेबिट होगा, बट कब, जब वो नहीं मिला है, अगर वो किसी इंस्टॉलमेंट पे है और वो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर ने दे दी, मान लो एप्लीकेशन पे है प्रीमियम और एप्लीकेशन उसने दे दी तो आपको प्रीमियम वहां पे डेबिट नहीं करना है, सिर्फ आपको वो इंस्टॉलमेंट डेबिट करनी है जहां पे प्रीमियम नहीं मिला।
ठीक है। बाकी कॉल सीनियर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके होगे, या तो आपने नॉर्मल निकाला होगा या आपने वर्किंग नोट बना के निकाला होगा, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो जाएगा शेयर फोरफिटेड में। खत्म शेयर फोरफिटेड। री इशू का क्या होगा सर? री इशू की बात करूं तो री इशू में आप सीधा सीधा बात करोगे, एक एंट्री होती है री इशू में। सिंपल अगर मैं यहां पे लिखूं री इशू की एंट्री क्या होगी सर? री इशू की एंट्री होगी आप बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने भी शेयर री इशू हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एट, फॉर या एट द रेट, ठीक है। इससे अमाउंट लिखा होगा। मान लो वो कह रहा है 100 शेयर रीशू, 100 शेयर वर रीशू फॉर ₹7 एट ₹7 या एट द रेट ₹7, मतलब ₹7 बैंक में आने वाले हैं। और कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी? तो वो कहेगा जितने भी शेयर रीशू है मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल। अगर वो कह रहा है 100 शेयर वर रीशू फॉर ₹7 एज 8 पेड अप, तो कैपिटल में कितना आएगा 8, और शेयर में कितना, बैंक में कितना जाएगा 7, ठीक है। अगर वो कह रहा है फुल्ली पेड अप, तो बैंक शेयर में कितना जाएगा पूरा 10, और अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो जितने से आपने कैपिटल पहले डेबिट करी होगी आप उतने से ही अभी कैपिटल को क्या कर दोगे, फोरफीट के टाइम पे जो डेबिट करी होगी वही उठा के क्रेडिट कर दोगे। और जितना डिफरेंस बचा, अगर पैसा ज्यादा आया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कम आया है तो शेयर फोरफिटेड, और ये शेयर फोरफिट और ये शेयर फोरफिट नेट करके जो भी अमाउंट बचेगा वो डाल दोगे कैपिटल रिजर्व में। बट प्रोवाइडेड अगर आपने पूरे शेयर रीइश्यू नहीं करे हैं, अगर मेरे बच्चे पूरे शेयर रीइश्यू नहीं करें तो प्रोपोर्शनेटली कर दोगे। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला फिर यूज कर लोगे। आप कहोगे जितने भी टोटल फोरफिटेड अमाउंट है, जितना भी टोटल फोरफिटेड अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर, डिवाइडेड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू शेयर, मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू शेयर। तो ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गया, और इसमें से अगर कुछ डिस्काउंट होगा, ये वाला डिस्काउंट जो रीइश्यू के टाइम पे होगा वो माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रख के जाना एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में 2 शेयर होल्डर फोरफिट हो रहे हैं, 2 शेयर होल्डर हैं जो फेल हुए हैं और हमने उनके शेयर फोरफिट करें, और क्वेश्चन कह रहा है उनमें से एक के सारे रीच हो गए, तो याद रखना उसका पूरा फोरफिटेड अमाउंट सीधा कैपिटलिज्म में जाएगा, ठीक है। और जो रीइश्यू नहीं हुए हैं, जिसके सारे नहीं हुए, उसका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा, उसमें से डिस्काउंट माइनस करके जो बचेगा वो आप कैपिटलिज्म में डालोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? मान लो राम और श्याम 2 शेयर होल्डर हैं और राम के सारे शेयर फोरफिट हो गए, तो उसका 500 रुपए का फोरफिट था, वो पूरा 500 रुपए फोरफिट कैपिटलिज्म में जाएगा। और श्याम के 1000 रुपए का फोरफिट था लेकिन उसके सारे शेयर नहीं हुए, तो 1000 डिवाइडेड बाय उसके फोरफिट शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू, जो अमाउंट आया इन दोनों को ऐड करके उसमें से डिस्काउंट माइनस करके कैपिटलिज्म में डाल दो, ठीक है। डन, क्लियर, खत्म हो गया सर जी कैपिटल का चैप्टर। अगर मैं करूं तो ये है मेरे शेयर कैपिटल का चैप्टर। ऑलमोस्ट हमने 20 मिनट्स के अंदर, मेरे बच्चे कितने 17 to 20 मिनट्स के अंदर मैंने ये पूरा टॉप चैप्टर रिवाइज करा दिया। सर इसमें आपको आइडिया मिल चुका होगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं बोलूं तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा अदर देन कैश अभी नहीं डिस्कस किया, अदर देन कैश अभी बाकी है। बाकी अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफकोर्स प्रोराटा इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स कॉल सीनियर्स इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स शेयर फोरफिटेड और रीइश्यू इंपॉर्टेंट है, और जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपिटल को अगर आप ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ कैपिटल दिखानी है और जितना पैसा आ रहा है वो प्लस ऐड करके बैंक में लिख दोगे। रिजर्व के नाम पे एक ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, बात खत्म। तो बैलेंस शीट में अगर पूरी बैलेंस शीट बनाने को आती है तो कैपिटल आप निकाल ही लोगे, पेड अप कैपिटल, ठीक है। और रिजर्व आप सीधा सीधा जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है वो देखते जाओ कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है, कहाँ कहाँ डेबिट हुआ, तो क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, जो बचा वो उठा के लिख दो। ऐसे ही बैंक में जहां जहां आया डेबिट और जहां जहां गया क्रेडिट वो माइनस कर दो, बैंक का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल में अगर आपको दिक्कत होती है सर जी लास्ट वाले में कि बैलेंस शीट में कैपिटल कैसे बनेगी, तो मेरे बच्चे ऐसे भी कर सकते हो आप कि जितने आपने शेयर इशू करे थे ओरिजिनली, ठीक है, माइनस उसमें से जितने फोरफिट करे प्लस जितने उसमें से रीइश्यू कर दिए, ठीक है, ये अमाउंट और इसकी मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो ये आ गई कैपिटल अमाउंट, ये आ गया कैपिटल अमाउंट। और बस एक चीज और प्लस कर दो इसमें से, अगर आपकी फाइनल कैपिटल है, ठीक है, जो भी फोरफिटेड अमाउंट है, जो भी फोरफिटेड अमाउंट है ऑन दो शेयर जो अभी तक नॉट येट रीइश्यू, जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए। मान लो मैंने कहा राम के शेयर सारे रीइश्यू हो गए तो उसकी बात मत करो, पर श्याम के शेयर 1000 रुपए था फोरफिटेड अमाउंट 500 शेयर पे, लेकिन हमने 400 ही रीइश्यू करे तो 100 नहीं हुए, तो 1000 रुपए का फोरफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फोरफिट 500 मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू नहीं नॉट रीइश्यू, तो 100 मल्टीप्लाई करोगे जो भी अमाउंट आएगा वो और ऐड कर दो, ये आपकी कैपिटल अमाउंट आ गई। तो बहुत सिंपल है कैपिटल निकालना, जितने भी आपने ओरिजिनली शेयर इशू करे थे माइनस जितने एक्चुअल में फोरफिट करे, अलॉटेड अप्लाइड से लेना देना नहीं है, और रीइश्यू प्लस कर दो और जो आया उससे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस उसका फॉरफिट अमाउंट, अगर कोई शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है तो उसका फॉरफिट अमाउंट और ऐड कर दो, ठीक है, खत्म। कैपिटल में आपको याद रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम में जब जब क्रेडिट होगा तो वो आपको प्लस करना है, और जब जब डेबिट होगा कहीं पे तो माइनस करना। ऑफ कोर्स एक ही जगह डेबिट होगा, कहां पे, फोरफिट के टाइम पे, ठीक है। बैंक में पैसा जब जब आएगा प्लस दैट इज डेबिट होगा तो प्लस, और क्रेडिट होगा तो माइनस। एक ही जगह माइनस होगा क्रेडिट के नाम पे जब आप पैसा रिफंड करोगे।
बाकी सारा बैंक का प्लस करते जाओ, प्रीमियम प्लस करते जाओ, प्रीमियम रिजर्व में डाल दो, बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एसेट साइड में डाल दो, और कैपिटल में आपकी बैलेंस शीट टैली करेगी एकदम टनाटन। क्लियर है? खत्म हो गया मेरे हिसाब से यहाँ पर बातें खत्म। ठीक है, अदर देन कैश में आपके दो टॉपिक हैं बेटा। अदर देन कैश में अगर आपने एसेट्स खरीदी है, बिजनेस नहीं खरीदा आप, सॉरी आपने इस बार शेयर इशू कैश में नहीं करें, आपने अदर देन कैश करें, तो वहां पे दो रीजन है, या तो आप सामने वाले से एसेट खरीद रहे हो या आप बिजनेस खरीद रहे हो। अगर एसेट खरीद रहे हो तो सिंपल एंट्री, खोलो कॉपी, नोट्स चार्ट बना रखा है मैंने, खोलो दिल से। क्या सर जी, सबसे पहला आप कहोगे पैसा अकाउंट बैंक, अगर आप कैश सॉरी मशीन खरीद रहे हो, मान लो कोई एसेट खरीद रहे हो, तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर एंट्री हो जाएगी वेंडर पेमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले खरीदने की एंट्री नॉर्मल, खरीदने की एंट्री अगर एसेट खरीद रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और अगर एसेट नहीं बिजनेस खरीद रहे हो तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर, और डिफरेंस आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व में, है ना? पक्का पता है? सन्ड्री एसेट सन्ड्री लाइबिलिटी एक साथ एसेट लाइबिलिटी कर लो, और जो वेंडर को पीसी पे करना है वो देख लो, और देख लो ज्यादा पे करना है तो गुडविल, कम पे करना है तो कैपिटल रिजर्व, और फिर वेंडर की कॉमन एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट जी, जल्दी आ जाओ जी वेंडर जी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर कुछ पेमेंट कर रहे हो आप कैश बैंक या ड्राफ्ट से तो टू कैश टू बैंक या टू बिल्स पेबल, और बाकी में टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और अगर आपने बोला नहीं पार पे शेयर इशू हो रहे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक और चिपक जाएगा, और वहां पे नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, जितना भी आपने पीसी था माइनस अमाउंट ऑलरेडी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो एक बार ये फॉर्मूला लगाओगे आपके नंबर ऑफ शेयर आएंगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कैपिटल में जाएगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम में जाएगा, और ये टॉपिक सेम डिट्टो रहेगा डिबेंचर में। ये सेम टॉपिक कहां रहेगा? डिबेंचर में। तो डिबेंचर में मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, वहां पे एक चीज और हो सकती है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट उस केस में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से प्रॉपर खत्म है, तो अगर मैं बोलूं तो 21 मिनट के अंदर हमने 21 मिनट में शेयर कैपिटल खत्म किया, खत्म। अभी आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये अगेन टॉपिक है, ऑफ कोर्स एक टॉपिक में यहां से बात करूं तो अगेन यहां से प्रेफरेंस शेयर पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, डन कर लो, लिख के लिख लो, आएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 कहता है कि सर इंडिया में कोई भी प्रेफरेंस शेयर इंडिया में इरिडीमेबल इशू नहीं हो सकते, रिडीमेबल हो सकते हैं, और उसके लिए आपको मैक्सिमम पीरियड 20 साल दिया जाएगा, मतलब 20 साल में आपको पैसा वापस करना है। बट एक एक्सेप्शन थी, याद है? भूल गए? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगर आपने शेयर इशू करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पर्पज से तो फिर आपका पीरियड 20 से 30 बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन विद द कंडीशन कि आपको 21वें साल से हर साल 10% रिडीम करना पड़ेगा। ओके डन, नोट इशू। ठीक है, शेयर सर आपको बोलता था कि अगर आपको शेयर इशू करने हैं, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया था, आप चार्ट से भी रिवाइज कर सकते हो, बाकी क्लास में भी कर सकते हो। ठीक है सर, अगर आपको शेयर इशू करने हैं, रिडीम करने हैं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो नए शेयर इशू करो या आप रिजर्व से पैसा निकालो। तो अगर आपको क्वेश्चन में नए शेयर दिए हुए हैं, न्यू शेयर्स इज गिवन, न्यू शेयर्स आर गिवन कि हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटी या प्रेफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सीआरआर निकालो, बात खत्म। ठीक है, क्या फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जितने के आप प्रेफरेंस शेयर कम कर रहे हो, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। आपको यहाँ पे प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा ये सीआरआर में अमाउंट जाएगा, आपको रिजर्व से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं बच्चे बार बार कह रहा हूं, क्या अगर आपको न्यू शेयर्स गिवन है क्वेश्चन में, तो शेयर्स का फेस वैल्यू उठाओ और जितनी की रिडीम हो रही है उसमें से माइनस करो। आपका सेक्शन 55 का ऑब्जेक्ट पूर्व की कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए, जितने की कैपिटल का डिफरेंस आएगा उतने का सीआरआर बना दो, बात खत्म, और एंट्री मार दो। एंट्री क्या होंगी? एंट्री अभी कर लेंगे। एंट्री अगर मैं बात करूं तो पहली दो एंट्री हो जाएंगी शेयर इशू करने की, आपने शेयर इशू करने की वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? दूसरा काम क्या होगा सर, आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, तो जितने का अमाउंट आएगा वो सीआरआर बना लो। ठीक है, दो एंट्री शेयर इशू करने की, एक एंट्री सीआरआर की। क्या एंट्री होगी? जो भी रिजर्व होंगे, अगर क्वेश्चन में दिए रिजर्व की डिटेल तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। क्लियर? फिर तीसरा आप रिडेम्पशन ड्यू करोगे। रिडेम्पशन क्या करोगे? आप कहोगे परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने की कैपिटल है, प्रीमियम और रिडेम्पशन, अगर वो कह रहा है प्रीमियम पे वापस पे हो रहा है तो आप प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दैट मींस दो एंट्री किसकी होगी? रिडेम्पशन की एंट्री होगी। ठीक है, और लास्ट में जो प्रीमियम है सिक्योरिटी, जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है उसे राइट अप कर दो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यूज कर सकते हो, वरना पीएनएल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, खत्म। अगर आपको न्यू शेयर नहीं दिए हैं, न्यू शेयर नहीं दिए तो आपको थोड़ी कहानी अलग लेनी पड़ेगी। न्यू शेयर नहीं दिए बट सिर्फ रिजर्व दिए। क्या दिए? रिजर्व। तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस फ्री रिजर्व अवेलेबल, फ्री रिजर्व अवेलेबल। बट अब इस बार आपको फ्री रिजर्व में से प्रीमियम का पैसा अलग करना पड़ेगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन का पैसा आप अलग कर लो, और जितने के फ्री रिजर्व हैं आपके पास, बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर हो जाएगा। उसे नंबर ऑफ फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। क्लियर? दैट मीन्स सिंपल सी कहानी, अगर आपको न्यू शेयर दिए हुए हैं तो सीआरआर, और नहीं दिए तो आप रिजर्व से काम करके भी काम चला सकते हो। तो रिजर्व यूज करो, प्रीमियम का पैसा अलग करके रिजर्व यूज करो, और रिजर्व जितना आप यहाँ पे रिजर्व का अमाउंट लिखोगे दैट मीन्स वो सीआरआर बनने वाला है,
वो क्या बनने वाला है, सीआरआर बनने वाला है। क्लियर है। और फिर वही 6 एंट्री, पहले जो नए शेयर आपके कैलकुलेशन के हिसाब से लिख लें उनकी 2 एंट्री, फिर एक सीआरआर रिजर्व की एंट्री, फिर 2 एंट्री रिडम्पशन की एंट्री और एक एंट्री प्रीमियम को राइट अप करने के लिए जो भी रिजर्व आपने बचाया वो राइट अप कर दो। अगर आपको न्यू शेयर निकालने बट अब रिजर्व और बैंक दोनों दिए, अगर क्वेश्चन में रिजर्व और बैंक दोनों दिए तो देखो दोनों में से कम क्या है, दोनों में से कम क्या है। अगर रिजर्व कम है तो ऑफकोर्स ये सेम टॉपिक लगा दोगे, बैंक को इग्नोर मार दो कि दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा अंधा पैसा पड़ा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं रिजर्व तो सही है, रिजर्व तो सही है, बैंक में कम, मान लो रिजर्व में क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 और बैंक दिया 20,000, तो इसका मतलब बैंक में दिक्कत है भैया, रोकड़ा नहीं है अपने पास, तो फिर आप ये वाला काम नहीं करोगे। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4। उस केस में आप बोलोगे सर रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल, क्योंकि अब पैसा चाहिए, अब फेस वैल्यू से काम नहीं चलेगा, अब रिडीमेबल वैल्यू कितना पैसा चाहिए माइनस कितना बैंक में बैलेंस अवेलेबल है, बैंक बैलेंस अवेलेबल आफ्टर ऑल सेल ऑफ एसेट्स वगैरह खर्चे वर्चे पे करने के बाद सारा बैंक बैलेंस यूज करो और जितने की कमी आ रही है उसे डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस से, फेस वैल्यू से नहीं, इश्यू प्राइस से आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कि इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे। और एक बार नंबर ऑफ शेयर आ गए फिर अपना सीआरआर निकालो, दोबारा से 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे बैंक बैलेंस की मदद से और फिर आपको सीआरआर की कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी कितना रिजर्व से निकालना है। क्लियर, और फिर एंट्री नॉर्मल। क्लियर है, तो खत्म हो गया रिडेम्पशन का टॉपिक। बेटा रिवाइज कर लेना, 5 नंबर का टॉपिक है। अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर दिए तो सीआरआर निकाल के एंट्री पास कर दो बस। अगर शेयर नहीं दिए, कैलकुलेट करने को बोला है, तो आप रिजर्व को यूज करो, नंबर ऑफ शेयर निकालो और फिर एंट्री पास करो। और अगर क्वेश्चन में रिजर्व और बैंक दोनों दिया है और बैंक कम पड़ रहा है तो पहले बैंक की मदद से आप शेयर निकालो, फिर शेयर की मदद से आप सीआरआर निकालो और फिर एंट्री पास करो। ठीक है, 5 नंबर डन। अब आते हैं अगला टॉपिक। अब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बेटा, ये टॉपिक मान के चलो आपके एग्जाम में, अगर इन सारे छोटे छोटे टॉपिक की बात करूं बेटा, ये एग्जाम में आपके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये कम से कम 10 से 15 नंबर का गेम खेल जाएंगे। ठीक है, 10 से 15, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं बड़ी बात नहीं कर सकता, लेकिन 10 से 15 नंबर का आएगा। बोनस शेयर की कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है आपके क्वेश्चन में, जितने भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करोगे बोनस रेट से। मान लो मैं क्वेश्चन में लिखा है एक शेयर देंगे फॉर एवरी 3, तो 1:3 का रेशियो आ गया। मान लो 3 लाख शेयर है, मेरे क्वेश्चन में कितने शेयर है? 3 लाख, तो 3 लाख का 1/3 हो गया, दैट इज 1 लाख बोनस शेयर देने पड़ेंगे। और ऑलवेज बोनस की अमाउंट जो मल्टीप्लाई होगा वो कितने रुपए से होगा? 10 रुपए, दैट इज फेस वैल्यू, जो भी इस क्वेश्चन की फेस वैल्यू होगी। तो 10 लाख का मुझे बोनस शेयर कैपिटल देनी पड़ेगी। तो पहले सबसे पहले वर्किंग बनाओ और बोनस शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालो। एक्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय बोनस रेट, नंबर ऑफ बोनस शेयर आ गए, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, बोनस की कैपिटल आ गई। उसके बाद इस कैपिटल को आपको 3 रिजर्व से भरपाई करनी है। आप क्वेश्चन में देखो क्या सीआरआर पड़ा है, सबसे पहला आप सीआरआर यूज करोगे क्योंकि सीआरआर का एक ही यूज है सेक्शन 55 के हिसाब से, बोनस शेयर। फिर आप देखो एसपीआर पड़ा है, अगर रिलाइज इन कैश है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ना बोले तब भी हम रिलाइज इन कैश मान लेंगे, रिलाइज इन कैश है तो उसे यूज करो। और कैपिटल रिजर्व, अगर क्वेश्चन में खाली लिखा है, आप नहीं काम करोगे लेकिन लिखा है कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश, तो उसे भी यूज कर लोगे, नहीं तो फिर जाओगे फ्री रिजर्व, नहीं तो आपके पास क्या होंगे? फ्री रिजर्व। तो सबसे पहले पैसा सीआरआर से यूज करो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से, और अगर नहीं है मतलब कम पड़ गया तब भी कम पड़ गया तो फिर फ्री रिजर्व। क्लियर है, तो आपके पहले बोनस शेयर की कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट 1 बन जाएगा। वर्किंग नोट 1 में पहले बोनस शेयर का अमाउंट निकालो, फिर बोनस शेयर कहां से आएगा वो निकालो और फिर एंट्री मारो, 2 एंट्री, बस काम खत्म। क्या? सबसे पहले रिजर्व का निकालो पैसा, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, इसीलिए तो नाम है क्या? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, और बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर कैपिटल, या बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है, बस खत्म, 2 एंट्री। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला नहीं सर पार्टली पेड अप शेयर है मेरे पास, एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर है वो फुल्ली पेड अप नहीं है, तो आपका सेक्शन 63 के हिसाब से बोनस शेयर नहीं दे सकते हो आपको, तो आपको पहले उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। इवन रिडेम्पशन की भी सेम कंडीशन है, तो आपको पहले इसके लिए दो एंट्री माननी पड़ेगी। कौन सी? फाइनल कॉल की। आप ये मान लोगे अजम्पशन में कि आपने फाइनल कॉल मंगाई और सब कुछ मिल गया, तो वही इक्विटी शेयर की 2 फाइनल कॉल वाली एंट्री पेल दो। क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये 2 एंट्री करो। आपकी फाइनल कॉल की पहले फुल्ली पेड अप हो जाएगी और फिर बोनस की एंट्री, तो 4 एंट्री आपकी बोनस की बनेगी। सर हो सकता है क्वेश्चन बड़ा बना दे 10 नंबर का, तो पहले रिडेम्पशन की एंट्री कराए और फिर बोनस की कराए, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये दोनों क्वेश्चन मिक्स कैसे आ गए। आ सकते हैं, पहले आप रिडेम्पशन की 6 एंट्री मार दोगे और फिर 4 बोनस की मार दोगे या 2 बोनस की मार दोगे, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि वो फुल्ली पेड अप बना रहा है या पार्टली पेड अप बना रहा है। ठीक है, खत्म, बोनस का टॉपिक खत्म। अब आते हैं अंडरराइटिंग, अब आते हैं अगला टॉपिक अंडरराइटिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं अंडरराइटिंग में कितने तरीके की एप्लीकेशन होती है और नेट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, तो 2 तरीके की एप्लीकेशन याद रखना। सबसे
सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी क्या होती है? ग्रॉस लायबिलिटी वो होती है जितने भी आपने शेयर ऑफर कर रही है कंपनी, उसमें जितना परसेंटेज अंडर राइटर का है कि वो उतने बिकवाएगा। मान लो 1 लाख शेयर ऑफर करने हैं, पर 2 अंडर राइटर है, एक 60% और एक 40%, तो 60,000 ए की अंडर ग्रॉस लायबिलिटी है और 40,000 बी की ग्रॉस लायबिलिटी है। ठीक है, फिर उसमें 2 तरह की क्वेश्चन एप्लीकेशन बोलेगा। एक एप्लीकेशन टोटल बताएगा कि मान लो आपके पास 80,000 की एप्लीकेशन आई, कितनी एप्लीकेशन आई? 80,000, बट उसमें से कहेगा दो एप्लीकेशन ए की मार्क्ड और बी की मार्क्ड। तो मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जिनकी उनमें स्टैम्प्ड है, तो ए की मार्क्ड है मान लो 40,000 और बी की मार्क्ड है 30,000, तो 40 30 70 हो गया, तो बची 10 कितनी? बची 10 जो बोलेंगे उन्हें बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब करना क्या है, आप कहोगे सर जी सिंपल तरीका कि आप कहोगे सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी ए और बी की निकालोगे, 60,000 40,000, ठीक है, 60,000 और 40,000, फिर उसमें से माइनस करोगे मार्क्ड में जो भी उनकी रिस्पेक्टिव है 40 और 30 वो माइनस करो, और फिर उसके बाद अनमार्क्ड में जो भी है मान लो आपकी 10,000 बची है, 80 में से 70 की 10 को आप ग्रॉस लायबिलिटी में दैट मीन 6,000 और 4,000 के रेशियो में बांट दोगे। आप ये बैलेंस निकालोगे, अगर ये बैलेंस पॉजिटिव आ गया, मान लो जैसे मेरे केस में 14,000 और मेरे केस में 6,000 आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो दिस इज नेट लायबिलिटी। लेकिन अगर मान लो ये नेगेटिव आ गया, किसी का भी एक का नेगेटिव आ गया, तो आप इस नेगेटिव का बैलेंस दूसरे वाले को ट्रांसफर कर दोगे। आप इस नेगेटिव का बैलेंस जो है वो इसको ट्रांसफर कर दोगे, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस 6,000 और यहाँ पे 6,000 माइनस। अगर एक से ज्यादा अंडरराइटर है या 2 अंडरराइटर का नेगेटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड करो दोनों का नेगेटिव और जिसके पॉजिटिव है उनका एक ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में कर दो। मान लो यहाँ पे सी भी है जिसको भी 50,000 बिकवाने, तो 6:5 के रेशियो में इन दोनों को कर दो। इसको 6:5 के रेशियो में दोनों को 6,000 को डिवाइड कर दो। उसके 6,000 में 6:5 6/11 और 5/11 के रेशियो में आप दोनों के अकाउंट से माइनस कर दो। क्लियर है? ये काम चलता रहेगा जब तक सारे पॉजिटिव नहीं हो जाते या नील नहीं हो जाते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर फर्म अंडरराइटिंग क्या है? सर फर्म अंडरराइटिंग वो अंडरराइटिंग होता था बेटा, प्लीज पढ़ के जाना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, फर्म अंडरराइटिंग एग्जाम में आते ही आता है। फर्म अंडरराइटिंग क्या है? सर अंडरराइटिंग वो अंडरराइटर जो आपके शेयर अपने लिए रिजर्व रखवा रहा है, तो आपको फर्म अंडरराइटिंग को भी अपने जैसे मार्क माइनस कर रहे हो वैसे अनमार्क माइनस कर रहे हो, वैसे ही साथ में तीसरा और माइनस होगा क्या? फर्म अंडरराइटिंग। बट फर्म अंडरराइटिंग में ध्यान देना ये 2 होते हैं, एक होता है इंडिविजुअली बेनिफिट नहीं देना है, नॉट अलाउ, और एक होता है इंडिविजुअली देना है, इंडिविजुअली बेनिफिट देना है। तो इंडिविजुअली को बोलते हैं मार्क ट्रीट कर रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं? मार्क। और इंडिविजुअली नहीं देना है तो अनमार्क ट्रीट कर रहे हैं। तो मार्क ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब ए और बी के नाम पे जितने जितने फॉर्म रखे हैं वो सीधा उनके अकाउंट से माइनस कर दो। क्लियर है? लेकिन अगर वो कह रहे हैं नहीं इंडिविजुअली नहीं देंगे बेनिफिट या अनमार्क ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए और बी के दोनों शेयर ऐड करोगे या जाएंगे टोटल, और टोटल को आप ग्रॉस लायबिलिटी में उनके रेशियो में माइनस कर दोगे। ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी में माइनस कर दोगे। ऑफ कोर्स जब आप टोटल लायबिलिटी निकालोगे, नेट लायबिलिटी निकालने के बाद जब फर्म अंडरराइटिंग उसमें वापस ऐड करोगे तो वो रिस्पेक्टिवली ऐड होंगे, ए के जितने उसमें ए के शेयर में ऐड, बी के दो। बस बेनिफिट देने में ध्यान देना। बेनिफिट अगर मार्क ट्रीट हो रहा है तो इंडिविजुअली जैसे है वैसे ही माइनस करो, और अगर अनमार्क्ड है तो पहले उनका ऐड करके टोटल निकालो, और टोटल को आप एक तरह का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में दोनों में बांट दो। चाहे भले ही मान लो ए बी सी 3 है, सी ने कुछ भी फर्म अंडरराइटिंग नहीं थी लेकिन अनमार्क्ड है तो सी को भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? ठीक है सर, पार्शियल अंडरराइटिंग क्या होता है? पार्शियल अंडरराइटिंग में क्या है बेटा? पार्शियल अंडरराइटिंग, पहले पार्शियल अंडरराइटिंग की बात करते हैं। पार्शियल अंडरराइटिंग में मैंने बोला था कि सर अगर आपका 1 लाख शेयर है, बट क्वेश्चन कह रहा है हमने अंडरराइटर अपॉइंट करे लेकिन सिर्फ 60% पोर्शन के लिए, तो 40% पार्शियल मतलब अनपोर्शन रह गया, उसका क्या होगा? तो होगा क्या, आपको कुछ नहीं करना। मान लो 2 अंडरराइटर हैं ए और बी, इसको हमने 40% की जिम्मेदारी दी, इसको 20% की जिम्मेदारी, तो एक और बना लो कंपनी जिसको 40%। अब क्या होगा, जो मार्क्ड होगा वो ए और बी से माइनस होगा, ऑफ कोर्स कंपनी में उसका मार्क कुछ नहीं होगा, और जो अनमार्क्ड होगा मेरे बच्चे, जो अनमार्क्ड होगा उसमें ए और बी का कुछ नहीं आएगा, इस बार कंपनी में जाएगा, वो ए और बी में नहीं बटेगा। फर्म अंडरराइटिंग अगेन बेटा किसमें बटेगा? ए और बी में, चाहे मार्क्ड हो या अनमार्क्ड हो, इन्हीं के रेशियो में बटेगा। क्लियर है? और फिर आप निकालोगे, अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका बेनिफिट बी को मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी का नेगेटिव आ गया तो ऑफकोर्स इसका बेनिफिट अंडरराइटर्स को, ए और बी जो भी पॉजिटिव होंगे दोनों को मिल जाएगा। क्लियर है? और ये काम करते रहोगे तो नेट लायबिलिटी आ जाएगी। कमीशन के बारे में बात करूं तो कमीशन आपको 48(3) में कहता है कि सर जी आपको 2.5% कमीशन देना है डिवेंचर पे और 5% कमीशन देना है शेयर्स पे। अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो दिस इज मैक्सिमम रेट। और बेटा कमीशन निकालने की कैलकुलेशन अगर बोलूं तो कमीशन निकालना है जो भी ग्रॉस लायबिलिटी है, ये फर्क नहीं पड़ता सामने वाले ने कितने शेयर बिकवाए या कितने खरीदने वाला है। ग्रॉस लायबिलिटी बोले तो रिस्क, जितना भी रिस्क है मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो हर अंडरराइटर का कमीशन डायरेक्टली निकल जाएगा। खत्म हो गया अंडरराइटर, खत्म हो गया अंडरराइटिंग। ठीक है, बस इतने से ज्यादा अंडरराइटिंग में कोई भी बातें नहीं है। ठीक है, नाउ अगला आता है बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? सर जी अगर मैं बोलूं तो बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम 6 एंट्री मारनी है, सेम तरीके से कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम, कोई भी लेना देना नहीं है मुझे।
क्लियर है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं फ्री रिजर्व की तरह? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। जैसे मैं यहाँ पे करता था ना कि अगर नए शेयर निकालने, क्या निकालने, न्यू शेयर मुझे निकालने हैं कि मुझे कितने नए शेयर इशू करने चाहिए, या मैं कहूँ कि अगर मुझे सीआरआर बनाना है इस केस में, तो सीआरआर बनाने के लिए क्या मैं फ्री रिजर्व है मेरे पास, लेकिन फ्री रिजर्व के अलावा क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल सकता हूँ? द आंसर इज यस। तो दैट मीन्स यहाँ पर जब मैं फ्री सीआरआर बनाऊंगा तो सीआरआर में के लिए सबसे पहले पैसा कहाँ से निकालूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इवन प्रीमियम ऑन बायबैक भी मुझे राइट ऑफ करना है तो मैं पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालूंगा। दैट्स इट। तो मतलब जैसे वहां सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ नहीं लगाते थे, या हर जगह हम सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ लगाएंगे। मतलब इस बायबैक में मेरे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह का फ्री है, एक तरह का वो फ्री रिजर्व है। तो जहां जहां मैंने प्रेफरेंस शेयर में फ्री रिजर्व वर्ड यूज करा है, वहां पे आप फ्री रिजर्व में बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम और ऐड कर दो, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। इस शॉप को प्लीज पढ़ के जाना। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, इस शॉप की कैलकुलेशन में दो पार्ट हैं। एक तो एम्प्लॉय कंपनसेशन कैसे निकलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय कंपनसेशन कैसे निकलता है, जितना भी शॉप है मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ शॉप। फिर वैल्यू ऑफ शॉप कैसे निकलता है? फिर वैल्यू ऑफ शॉप जो निकलती है वो जितने भी मार्केट प्राइस है माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। 1000 रुपए का शेयर और कंपनी 400 रुपए में दे रही है, तो 6 रुपए की वैल्यू है, 600 रुपए की क्या है वैल्यू। तो शॉप मल्टीप्लाई बाई ये, और इनटू फर्स्ट ईयर का निकालना है तो फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, 3 साल का मान लो काम करना पड़ेगा, तो पहले साल का खर्चा 1/3, अगले साल का खर्चा 2/3, अगले तीसरे साल का खर्चा 3/3, ठीक है। तो ये करते जाओगे और माइनस जो आपने प्रीवियस कर रखा है तो वो उठा के माइनस करते जाओगे, ठीक है। तो एक बार टॉपिक पढ़ना प्लीज, एम्प्लॉय कंपनसेशन खर्चा कैसे निकालना है वो करना, और फिर शॉप की एंट्री। नॉर्मली 2 एंट्री है हर साल, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू शॉप और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, ये एंट्री चलती रहेगी। और लास्ट में फाइनली आप कहोगे सर जी शेयर इशू कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी एक्सरसाइज प्राइस है, शॉप डेबिट क्योंकि शॉप का पैसा जोड़ रखा है, और टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। और अगर इस शॉप आपके एक्सरसाइज नहीं हुए तो इस शॉप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, क्लियर। तो ये एंट्री है मैंने कराई हुई है क्लास में, आप आराम से इनको रिवाइज करके जाना प्लीज बेटा प्लीज। 5 नंबर का क्वेश्चन इन पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस इनमें अगर बात करूं तो एक बोनस इंपॉर्टेंट है, अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे शॉप इंपॉर्टेंट है। बायबैक और रिडेम्पशन में से एक क्वेश्चन होगा, या तो बायबैक होगा या रिडेम्पशन होगा, दोनों ही सेम टॉपिक है, तो कोई ज्यादा टेंशन इनकी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं कहूँ तो यहाँ तक हमने कम से कम 20 से 25 नंबर का पेपर कर लिया। नाउ अब आते हैं डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स में हम लोग अगर मैं बात करूँ तो कैश और अदर देन कैश की बातें मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम है शेयर्स की तरह, ठीक है। तो उसको रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टेंशन लेना भी नहीं, ठीक है। और एक दो वो क्वेश्चन देख लेना, वो याद है विद टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कि हम रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इशू की एंट्री में प्रीमियम रिडेम्पशन एंड लॉस ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कहता हूँ कि अगर डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे करते हैं तो आपको याद है कि कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक से लोन लिया है, लेकिन बैंक आपको लोन नहीं दे रही है प्राइमरी सिक्योरिटी के बेस में, क्योंकि उनको लगता है ये लोन सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है, तो आप उनसे सेकेंडरी सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू कर रहे हो। अब डिबेंचर जब इशू करोगे तो 2 एंट्री होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, है ना। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? दूसरी एंट्री होगी, अगर आपने बोला मेथड ए मतलब हमें कुछ नहीं करना, नॉट रिकॉर्ड, तो आप कहोगे नो एंट्री, और वरना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट है जहां पे मैंने बोला कि या तो आपका लोन की एंट्री नॉर्मल है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और फिर दूसरा या तो नो एंट्री या मेथड में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन जरूर पढ़ के जाना बेटा। डिबेंचर इशू फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी में याद करो, वहां पे बैलेंस शीट में अगर आपने पहला मेथड फॉलो करा है नो एंट्री, तो वहां पे देखो लोन में तो लोन तो आएगा लॉन्ग टर्म बोने के अंदर, साथ में डिबेंचर्स का आपको नोट दे देना है, क्लियर है। और अगर आपने एंट्री पास करी है तो आप लोन दिखाओगे, फिर नीचे डिबेंचर दिखाओगे, और डिबेंचर में डिबेंचर सस्पेंस माइनस करके अल्टीमेट लोन का ही अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। बस प्रेजेंटेशन दिखाने के 2 तरीके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलवेज याद रखना फेस वैल्यू पे होगा, जितना भी आएगा फेस वैल्यू पे आप रेट लगाओगे, और अगर पूरे साल का दे रहे हो तो 12/12, और 6 महीने का दे रहे हो तो 6/12, 6/12। लेकिन इसकी 2 एंट्री होंगी, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक विदाउट टीडीएस। क्या एंट्री बोली मैंने? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले इंटरेस्ट का खर्चा आएगा और डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, फिर एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में पीएनएल में राइट अप हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। लेकिन अगर टीडीएस है मान लो 10 लाख के डिबेंचर है, कितने के डिबेंचर है? 10 लाख के डिबेंचर है, और 9% डिबेंचर है, तो 10 लाख का 9% हो गया 90,000, मैंने कहा पूरे साल का, लेकिन 90,000 पे 10% टीडीएस है, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 90,000 टू टीडीएस पेबल कितना? 9,000, और टू डिबेंचर होल्डर 81,000, फिर एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 81,000
टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 9,000 और टू बैंक 1,00,000। तो बैंक से पेमेंट 1,00,000 की होगी, खर्चा भी 1,00,000 का होगा, बस पेमेंट की बाइफर्केशन हो जाएगी। और फिर पीएनएल में अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,00,000 और 1,00,000। ठीक है, खत्म। सर लॉस का क्या करना है? लॉस में पहली बात यहाँ पर इसका आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि लॉस निकलेगा कैसे। लॉस दो चीजों से निकलेगा, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो ऑन इशू, डिस्काउंट दे रहे हो ऑन इशू, और रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी चीज है तो आप उन दोनों को ऐड करोगे, आपका लॉस का अमाउंट आएगा। और उस लॉस के अमाउंट को आपको राइट अप करना पड़ेगा। ये कैपिटल लॉस है, रोज होने वाले लॉस नहीं है, आपको राइट अप करना पड़ेगा कैपिटल प्रॉफिट से, बोले तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, अगर रिलाइज इन कैश है, अगर रिलाइज इन कैश है। और ऑफ कोर्स क्वेश्चन में अजम्पशन बोनस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिलाइज इन कैश मानेंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश नहीं मानेंगे। क्लियर? तो दैट मींस मान लो मैंने कहा सर जी 10 लाख के डिवेंचर है पर 20% डिस्काउंट पे थे, 2 लाख का डिस्काउंट, और मैंने कहा 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 1 लाख का प्रीमियम, टोटल लॉस हो गया 3 लाख। अब 3 लाख के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख पड़ा है, एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लॉस आया था डेबिट, तब डेबिट हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट के टाइम पे, और अब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो 2 लाख ही पड़ा है, तो 2 लाख पड़ा है तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से डेबिट कितना होगा? 2 लाख, और बाकी के लिए आप कहाँ जाओगे? पीएनएल। लेकिन पीएनएल पूरा एक बार में जाने नहीं देगा, पीएनएल में आप एक बार में राइट अप नहीं कर सकते। वहां दो मेथड बनेंगे। अगर आप कह रहे हो कि हम एक बार में लमसम रिडेम्पशन करेंगे 5 साल बाद, तो 1 लाख का 20 5 सालों में, मतलब 1 लाख डिवाइडेड में 5, 20,000 हर साल राइट अप करते रहोगे तो एंट्री होगी 2 लाख अभी सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो एक बार में राइट अप होगा, और पीएनएल से कितना राइट अप होगा? 20,000। तो टोटल लॉस कितना राइट अप हो गया? 2,20,000, और 80,000 का लॉस बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। ठीक है, जिस 80 में से 60,000 नॉन करंट एसेट में और 20 करंट एसेट में, क्योंकि अगले 12 महीने में जो राइट अप होने वाला है वो 20, और जो उससे अगले 12 महीने के बाद जो राइट अप होने वाला है वो 60। तो 60 नॉन करंट एसेट के अंदर अदर करंट एसेट में जाएगा, और इधर करंट एसेट के अंदर अदर करंट एसेट में जाएगा। ठीक है नाउ, लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं सर हम तो रिडीम जो करेंगे वो इंस्टॉलमेंट में हर बार करेंगे, तो आपको वहां पे एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि आप हर साल कितने रिडेम्पशन आउटस्टैंडिंग है। मान लो आपने बोला 10 लाख के डिवेंचर है, पर मैं हर साल 2-2 लाख रुपए रिडीम करता हूँ, तो पहले साल 10 लाख, फिर 8 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख, और इनका एक रेशियो निकालोगे, और उस रेशियो में आप इस बचे हुए 1 लाख का जो पीनल वाला लॉस है उसको राइट अप करोगे। ठीक है, तो वो अमाउंट आ जाएगा। एक बार जरूर इसको पढ़ के जाना बेटा, ये पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क में ले रहा हूं। ठीक है, अगर रिडेम्पशन करते हो मेरे बच्चे, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर आपका डिवेंचर रिडीम होता है तो फिर क्या पंगा होगा? रिडेम्पशन अगर डिवेंचर करते हो तो डीआरआर और डीआरआई की बात करनी पड़ेगी। सेक्शन 71 कहता है कि सर जी कुछ कंपनीज, नॉट लिस्टेड कंपनीज, कोई भी लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सारी कंपनीज को छोड़ के, जितनी भी लिस्टेड कंपनी उनको छोड़ के, और ये जितनी भी बैंकिंग है चाहे वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है, बैंकिंग, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तर इनको कोई भी डीआरआर डीआरआई की बात नहीं करनी है। बट व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनी अदर देन दीज स्पेसिफाइड कंपनी, उनको डीआरआर डीआरआई बनाना पड़ेगा। कितना डीआरआर बनाना पड़ेगा? जितना भी डिवेंचर्स है, इस पर लेटेस्ट अमेंडमेंट आपके बुक में अमेंड नहीं हुआ है, बट आपको अमेंडमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। जितने भी टोटल डिवेंचर है उनकी फेस वैल्यू का 10% कम से कम डीआरआर बनाना पड़ेगा। दिस इज एटलीस्ट कितना बनाना पड़ेगा? 10%। क्लियर है? और डीआरआई कितना बनाना पड़ेगा? जितना आप इस साल रिडीम कर रहे हो उस रिडीमेबल डिवेंचर की फेस वैल्यू का 15%। कितना बनाना पड़ेगा? 15%। पहले अमाउंट देख लो, कितना डीआरआर कितना बनाना पड़ा है? 10%, और डीआरआई कितना बनाना पड़ेगा? 15%। बेटा जब मान लो मेरे पास 10 लाख के डिवेंचर है, कितने के डिवेंचर? 10 लाख, तो 10 लाख का 10% 1 लाख का डीआरआर बनाना पड़ेगा, और मैं इसमें से अभी 4 लाख रिडीम कर रहा हूँ। कितना रिडीम कर रहा हूँ? 4 लाख, तो 4 लाख का 15% हो गया कितना? 4 लाख का 15% हो गया 6,000। 6,000 का मुझे डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कॉमन सी क्लियर है? ठीक है, 10 लाख नहीं 4 लाख, हाँ जो भी 6,000 या 60,000 वट एवर जो भी आएगा, 60,000 आएगा, 60,000 का मुझे डीआरआई, तो 1 लाख डीआरआर में और 60,000 डीआरआई में। क्लियर? पहले कैलकुलेशन क्लियर है। अब एंट्री क्या होंगी? सबसे पहले 2 एंट्री होंगी डीआरआर की, एक सबसे पहली एंट्री और एक सबसे आखिरी एंट्री। डीआरआर की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले डीआरआर बनेगा, क्या एंट्री होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। पीएनएल से मैं 1 लाख निकालूंगा, डीआरआर में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर डीआरआर के क्वेश्चन में डीआरआर में कुछ भी बैलेंस पड़ा हुआ है और वो सफिशिएंट है तो आपको ये एंट्री नहीं करनी है, और अगर कम है तो जितना कम है बस उतने से एंट्री पास करनी है। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। डीआरआर का अगर बैलेंस क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, मान लो 40,000 पड़ा हुआ है, तो आप 60,000 से पास करोगे, और अगर क्वेश्चन में 2 लाख पड़ा है तो आप 1 रुपए का भी ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि सफिशिएंट पड़ा हुआ है। क्लियर? फिर आपके लास्ट में जब रिडेम्पशन हो जाएगा तो ये डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी। 2 एंट्री, पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले बनने में और फिर एंड में सबसे खत्म होने में। डीआरआई की एंट्री क्या होगी? डीआरआई की एंट्री सेकंड और थर्ड होगी। दैट मीन सबसे पहले बनाएंगे और फिर उसको बेच देंगे। क्या एंट्री हुई? बैंक इन्वेस्ट करेंगे तो एंट्री होगी डीआरआई डिवेंचर रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट आएगी और पैसा जाएगा, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर थर्ड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई।
दैट मीन्स पहले पैसा इन्वेस्ट करेंगे और फिर पैसा आएगा। क्लियर है? उसके बाद सेम एंट्री रिडेम्पशन की, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर में रिडीम करते थे, अपने डिवेंचर वापस ले लो, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर या परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम चिपक जाएगा, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और प्रीमियम को राइट अप करने के लिए ऑफकोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर सफिशिएंट है, नहीं तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन, और फिर डीआरआर कैंसिल। तो 2 एंट्री डीआरआर की बनाने की, 2 एंट्री डीआरआई की, 3 एंट्री रिडेम्पशन की, पहली ड्यू, फिर पेमेंट, और फिर प्रीमियम को राइट अप। तो 7 एंट्री में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? डन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन प्लीज पढ़ के जाना, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं कि जो लास्ट अटैम्प्ट हुआ है, जो लास्ट अटैम्प्ट है मेरे बच्चे, जो लास्ट अटैम्प्ट है उसमें इससे क्वेश्चन आया रिडेम्पशन से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1, 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ध्यान सुनना, यहाँ पे जनरली वो अकाउंट बनाने को बोलेगा, तो 2 अकाउंट एंट्री भी कर सकते हो और अकाउंट भी बनाओगे, ठीक है। तो आप इनकी एंट्री जब आप करोगे, जब भी आप करोगे तो इनकी एंट्री बड़े ध्यान से करना। मतलब पॉइंट इज, आप सबसे पहले डिवेंचर्स खरीदोगे, तो आपके डिवेंचर खरीदोगे तो एंट्री क्या होगी सर, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड होगा, ठीक है। तो जितना भी एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा वो ओन डिवेंचर में आएगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो, और पेमेंट में कम आएगा, ठीक है। और फिर इन डिवेंचर को अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर, और अगर परसेंटेज ऑफ डिवेंचर फेस वैल्यू और एक्स इंटरेस्ट प्राइस में जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आपको 2 चीजें पहले करनी पड़ेंगी, पहले बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। पहले क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अगर क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया तब भी इंटरेस्ट निकालो, क्योंकि एंट्री में करना पड़ेगा, और अगर कम इंटरेस्ट दिया है तो आपको पहले इंटरेस्ट माइनस करके एक्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर देखो एक्स इंटरेस्ट को फेस वैल्यू से ज्यादा है या कम है, अगर आपने एक्स इंटरेस्ट ज्यादा पे किया है तो लॉस, और कम पे किया है तो फायदा। क्लियर? तो आप ये पहले कैलकुलेशंस करोगे, फिर आप एंट्री करोगे, और एंट्री भी कर सकते हो और क्वेश्चन अकाउंट भी बना सकता है। तो ये आप एक बार प्लीज पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जस्ट एक हिंट करके जा रहा हूँ कि हाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन ये कन्वर्जन इज अ नॉर्मल थिंग, कि आपने डिवेंचर्स को उठा के कन्वर्ट कर दिया, आप यहाँ पे कोई डीआरआर नहीं बनाओगे, कोई डीआरआर नहीं, तो डीआरआर की 2 एंट्री कैंसिल, डीआरआई की 2 एंट्री कैंसिल, ठीक है। सिर्फ आपको पहले अपने परसेंटेज डिवेंचर वापस लेने, एंट्री की परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और इस बार डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश के साथ साथ, अगर थोड़ी बहुत पेमेंट कैश में करिए तो टू कैश के साथ साथ 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हो जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर जैसे अदर देन कैश में निकालते थे वैसे ही अदर देन कैश नंबर ऑफ जितनी भी पेमेंट है माइनस ऑलरेडी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर आ जाएगा, जितने भी शेयर आएंगे फेस वैल्यू में कैपिटल, और जो भी प्रीमियम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो यहाँ पर भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया डिवेंचर बेटा, पक्की बात है डिवेंचर से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। दिस इज मिनिमम इशू और रिडेम्पशन, प्लीज पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल पूरा खत्म है, अंडरराइटिंग खत्म, शॉप खत्म, बायबैक खत्म, ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे कर लिए। अब आते हैं बचे कुछ टॉपिक पे। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ऑफकोर्स अगर मैं लाऊं कैश फ्लो स्टेटमेंट के यहाँ तक, ठीक है, तो सर जी यहाँ तक एक क्वेश्चन 10 नंबर का तो मेरे नाम से बनेगा, ठीक है। कैश फ्लो में 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो डायरेक्ट मेथड बहुत कम आता है, वैसे अभी तक नहीं आया एक बार भी। डायरेक्ट मेथड क्या है कि आपको सिंपल ये देखना है कि भैया आपका ऑपरेटिंग देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो नॉट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेम है, ऑपरेटिंग इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग में अगर डायरेक्ट है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले सबसे पहले इनफ्लोज देखने हैं। इनफ्लोज में क्या करना है, देखो जितने भी इनफ्लो होंगे उसमें से माइनस कर दो आउटफ्लो, लेकिन इनफ्लो में एक तो ऑपरेटिंग होना चाहिए और कैश में आना चाहिए, ऐसे ही ऑपरेटिंग होना चाहिए और कैश जाना चाहिए। तो अगर दोनों है तो आप उठा के माइनस कर दो। अब इनफ्लोज में क्या है, देखो इनफ्लोज में 2 मिलेंगे, एक तो आपका मेन सेल्स और एक आपकी अदर। मैं कहूंगा सेल्स में जो कैश सेल है सीधा प्लस कर दो, क्रेडिट सेल के लिए बना लो डेटर अकाउंट, वहां से कलेक्शन निकालो और कलेक्शन ऐड कर दो। जो अदर है, अदर में 4 चीजें छोड़ दो, क्या क्या 4 चीजें छोड़ दो, बताओ क्या क्या। रेंट रिसीव नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेटिंग है, डिविडेंड रिसीव नहीं आएगा, सॉरी इन्वेस्टिंग है, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं आएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव नहीं आएगा। तो रेंट डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वहां जाएगा, यहाँ इग्नोर कर दो। और प्रॉफिट अगर हो रहा है किसी एसेट पे बेचने पे तो उसको भी नहीं करना। तो आपको इन 4 के अलावा बाकी जैसे बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, वो सारा ऐड कर दो, ठीक है। ध्यान रखना सेल में डायरेक्टली कैश सेल ऐड कर दो, क्रेडिट सेल से डेटर बनेंगे, डेटर से कलेक्शन आएगा, वर्किंग नोट बनेगा और वहां से कलेक्शन ऐड करो। उसके बाद इनकम में अगर ये 4 इनकम है तो छोड़ दो, इनके अलावा कोई इनकम है तो ऐड कर दो, ठीक है। आउटफ्लो में आपको सबसे पहले परचेज मिलेगा, खर्चों में परचेज मिलेगा, परचेज में भी कैश परचेज सीधा माइनस, क्रेडिट परचेज से क्रेडिट अकाउंट बनाओ और पेमेंट माइनस करो। उसके बाद कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस वगैरह मिल रहा है, उठा के सीधा माइनस कर दो। अनडायरेक्ट एक्सपेंस में अगर मैं बात करूं तो जितने भी ऑफिस के खर्चे माइनस, सेलिंग खर्चे माइनस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की बात नहीं करनी है, फाइनेंस की बात नहीं करनी है, और जितना भी आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह नहीं माइनस करना, ठीक है। तो बस ये, और जो भी इनकम टैक्स आपने पे किया वो सीधा माइनस कर दो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत क्लियर है, सिंपल सी चीज है। जितने भी आपका सेल है
कैश में आ रही है ऐड, कलेक्शन आ रहा है ऐड, ऐसे ही परचेज में पेमेंट माइनस और कैश परचेज माइनस। इनफ्लोज में जो भी इनकम है अदर देन 4 उसके अलावा सारी ऐड कर दो। खर्चों में डायरेक्ट खर्चे माइनस कर दो, इनडायरेक्ट खर्चों में ऑफिस खर्चे माइनस कर दो, सेलिंग के खर्चे एडवर्टाइजमेंट वगैरह माइनस कर दो, इनकम टैक्स माइनस कर दो। बस इससे अलावा आपको डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। फाइनेंस कॉस्ट तो वैसे भी फाइनेंस के और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग है, तो मेरे ऑपरेटिंग का डायरेक्ट इनफ्लो नहीं है। खत्म। सर प्लीज ध्यान से एक अकाउंट पढ़ के जाना, प्रोविजन फॉर टैक्स। कुछ भी हो जाए ये एग्जाम में आ सकता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की बात करूं तो आप जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे तो ये इसमें बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, 2 साइड बनेगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, ऑफकोर्स शुरुआत यहां से होगी क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है, बाय बैलेंस बीडी और इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ओपनिंग इधर आएगा और क्लोजिंग इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी आपने अगर टैक्स मेड दिया है तो पीएनएल मतलब टैक्स मेड बोले, प्रोवाइडेड बोले, ठीक है, आपका खर्चा बोले, वो यहाँ आएगा। और जितना भी आपने पे किया है टू कैश यहाँ आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जितना भी आपका टैक्स मेड है उसे तो आप ऑपरेटिंग में क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड में प्लस करोगे, और जो कैश पे किया है वो ऑपरेटिंग में लास्ट में इनडायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, माइनस। चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ ये तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों में ही ट्रीटमेंट होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधा उठा के माइनस कर दो, क्योंकि ये एक्चुअल कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है। क्लियर है। बट ऑपरेटिंग में अगर इनडायरेक्ट मेथड है, सिर्फ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट में जितना भी आपका कैश टैक्स का खर्चा डाला है पीएनएल में, वो खामा का खर्चा डाला है, कैश में नहीं है, उसे हटा दो। क्लियर है। डन। प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट ये है, क्वेश्चन सीधा सीधा बोलेगा जो करंट ईयर का वो उठा के वो खर्चों में क्या होगा तो वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और जो प्रीवियस ईयर का होगा वो आपने पे किया होगा वो उठा के माइनस होगा। तो बेटा माइनस कहाँ होगा, फाइनेंसिंग में, माइनस फाइनेंसिंग में, और ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है, ऐसे अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी अगर डिटेल ना दे तो आप यही मानोगे ओपनिंग का प्लस, ओपनिंग का पेड बोले तो माइनस, और क्लोजिंग का करंट ईयर बोले तो प्लस। ठीक है, क्लियर है। आपको यहीं से आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार इनडायरेक्ट मेथड की पूरी स्टेटमेंट पढ़ के जाना, मैं हल्का से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले शुरुआत होगी पीनल बैलेंस से, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर आप उसमें से रिजर्व ऐड करोगे, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर अगर आपने कोई भी डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड में जो भी डिविडेंड करंट ईयर का है वो इंटरिम डिविडेंड है तो वो इक्विटी या प्रेफरेंस सब ऐड कर दो। क्लियर है। कौन सा, करंट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर का नहीं, करंट ईयर का ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, टैक्स मेड टैक्स पेड दोनों में से कोई डिटेल नहीं है, एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है, तो करंट ईयर का जो क्लोजिंग वाला है वो ऐड कर दो। और अगर क्वेश्चन में डिटेल है, जितना भी आपने टैक्स का खर्चा डाला है मेड, वो उठा के प्लस कर दो। रिफंड है तो माइनस, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कोई इनकम है तो वो माइनस कर दो हटाने के लिए, और लॉस है तो प्लस कर दो हटाने के लिए। आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, स्टेप नंबर 1। दूसरा, फिर आप इसमें से दो चीजें हटाओगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। खर्चों में वही जो खर्चे वहां इग्नोर मारे थे, क्या क्या सर, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, अमोर्टाइजेशन प्लस कर दो, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट प्लस कर दो, और जितना भी एसेट बेचने पे लॉस हुआ है प्लस कर दो। और वही 4 इनकम कौन कौन सी, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये 4 इनकम हटाने के लिए ऑलरेडी ऐड है, हटाने के लिए क्या कर दो माइनस। तो 4 खर्चे प्लस 4 इनकम माइनस, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल के नाम पे दो चीजें, एक करंट एसेट्स और एक करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट के साथ उल्टा ट्रीटमेंट, अगर वो इंक्रीज हो रहे तो माइनस, डिक्रीज हो रहे तो प्लस, और करंट लाइबिलिटी के साथ सीधा सीधा ट्रीटमेंट, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और जितना भी आपने टैक्स पेड किया है वो उठा के सीधा सीधा माइनस कर दो। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो 3 स्टेप में काम करेंगे। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे, फिर आप निकालोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, और फिर निकालोगे आप कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस करके आपका पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड। बोलो बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, जल्दी बोलो क्या यहां तक क्लियर है सर जी। ऑफ कोर्स रीड करके जाना। इन्वेस्टिंग मेथड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, इन्वेस्टिंग के अंदर बात करूं तो इन्वेस्टिंग में आपको कोई फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपके 2 हेड हैं। एक नॉन करंट एसेट्स के अंदर पूरी कहानी है। नॉन करंट एसेट में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोले तो फिक्स एसेट, ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट वगैरह हो गया, और इधर इन्वेस्टमेंट। 3 चीजें मान लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, और आपका इन्वेस्टमेंट। 3 ही चीजें इसमें। 3 चीजों में बस ये देखना है कितना खरीदा कितना बेचा। अगर आपने एसेट्स को खरीदा, 3 ही काम करोगे ना, खरीदोगे, बेचोगे, डेप्रिशिएट करोगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली डिटेल दिए, बल्ले बल्ले नाचो, वहीं क्वेश्चन पेपर छोड़ के उठा के डेस्क पे खड़े होकर नाचना शुरू कर दो। क्यों नाचेंगे, क्योंकि सर जी कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा जितना परचेज किया वो पैसा गया माइनस, जो सेल किया वो प्लस, और जो डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन कुछ नहीं करना, जो इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे वो आपको सीधा ऐड कर देना। तो परचेज माइनस, सेल प्लस। देखो मैंने चार्ट बनवाया है, कॉपी उठाओ और चार्ट खोलो मेरे साथ में, बैठे मत रहा करो करके, ठीक है, साथ साथ निपटाओ। क्या करा, परचेज माइनस पैसा जा रहा है, सेल प्लस पैसा आ रहा है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का कुछ नहीं करना,
पर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव हो रहा है तो उसे प्लस कर दो। लेकिन सर क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा, ओहो कैसी बात कर रहे हो, वो आपसे बनवाएगा फिक्स एसेट अकाउंट। पक्की बात है, मैंडेटरी है बेटा, हो सकता है एक एडजस्टमेंट पक्का नजर आ जाए बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फिक्स एसेट अकाउंट बोले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा, इंटेंजिबल एसेट भी बनेगा और टेंजिबल भी बनेगा, दो साइड, एक डेबिट एक क्रेडिट। एसेट है तो शुरुआत डेबिट से होगी और खत्म कहाँ पे होगा, क्रेडिट पे। शुरुआत डेबिट और खत्म क्रेडिट पे। एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। बेचने पे दो काम, प्रॉफिट होगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, लॉस होगा तो वैल्यू कम होगी, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन उठा के क्रेडिट कर देंगे। अब ये सारी चीजें मैंने बोल दी, लेकिन होगा क्वेश्चन में से कोई एक या दो चीज देगा, जो भी बैलेंस बचेगी, अगर डेबिट बची तो परचेज मान लेंगे, क्रेडिट बची तो सेल या डेप्रिसिएशन मान लेंगे। क्लियर है? ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ नहीं होना, परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस जितना भी है एसेट का, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस माइनस कर दोगे, ठीक है, ऑफकोर्स ऑपरेटिंग में, और इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह भी ऑपरेटिंग में ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग में बस दो ही चीज़ आएंगी, परचेज और सेल, खत्म। फाइनेंसिंग में सर जी अगेन मैं बात करूँ, ठीक है, अच्छा इन्वेस्टिंग में कुछ चीज़ें ये भी, अगर अकाउंट के बारे में कुछ ना बोले तो कुछ अजम्पशन निकालेंगे, जैसे कि अगर मशीन का बैलेंस बढ़ रहा है तो परचेज, कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ रहा है तो परचेज, कम हो रहा है तो सेल, ठीक है सब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट का रेट दिया हो तो ऑलवेज इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे लगा दोगे, कि ये मानते हुए कि जो भी चेंज हो रहा है वो क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है, डन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करूं तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो ही चीज़ें, जो भी शेयर कैपिटल में चेंज आ रहा है, शेयर कैपिटल अगर बढ़ रही है तो प्लस इनफ्लो, और कम हो रही है तो माइनस। और अगर ऑफकोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है या प्रीमियम और रिडेम्पशन है तो वो भी ऐड कर दोगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है तो प्लस, और अगर प्रीमियम रिडेम्पशन है तो वो जितना भी आपने पे किया होगा उठा के माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम नॉन करंट लाइबिलिटी में, अगर कोई भी नॉन करंट लाइबिलिटी बोले तो डिबेंचर वगैरह या बैंक ओडी या कोई भी कैश क्रेडिट आपका बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, और कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। साथ में इंटरेस्ट जितना भी आपने पे किया होगा, डिबेंचर वगैरह पे ऋण दिया है, और क्वेश्चन नहीं बता रहा तो ओपनिंग पे निकाल देंगे, वरना क्वेश्चन ने बताया तो जितना दिया वो माइनस कर देंगे, जो भी आपका। और सर वो डिविडेंड जो फाइनेंसिंग का निकला था प्रीवियस ईयर का, वो उठा के माइनस कर देंगे। क्लियर है सर जी? खत्म हो गया यहाँ पे फाइनेंसिंग। आप याद रखने वाली बात ये है कि आपका बोनस शेयर का यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं होगा, अदर देन कैश का कोई ट्रीटमेंट आपके फाइनेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगा। एक बार पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज कर लेना, और लास्ट में वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस भी देख लेना, एक क्वेश्चन कर लेना कैश फ्लो से, ठीक है। खत्म हो गया कैश फ्लो। लास्ट पॉइंट जो मेरे काम का है वो है रेशियो। लास्ट पॉइंट क्या है? रेशियो। बेटा अगर मैं रेशियो की बात करूं, ठीक है, आप मेरे साथ रेशियो की बात करूं, तो रेशियो में ध्यान से एक चार्ट बना देता हूं मैं आपके लिए। रेशियो में आपको जो मेनली याद रखना है, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। बेटा लिक्विडिटी रेशियोज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज में आपके दो रेशियो आएंगे। सबसे पहला आएगा करंट रेशियो, सबसे पहला करंट रेशियो। करंट रेशियो में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में कोई टेंशन नहीं है, आपकी सिंपल करंट लाइबिलिटी जो भी 12 महीने के क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में आपको याद रखना है जितने भी डेटर है, बैंक है, कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल है, सारी करंट एसेट। बट याद रखना अगर फॉर्मूले में दो चीज़ें आप नहीं लोगे, क्या क्या? एक तो लूज टूल्स, ठीक है, एक तो लूज टूल्स, और एक स्टोर एंड स्पेयर्स। एक स्टोर एंड स्पेयर्स मतलब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पैसा रिलाइज नहीं कराएंगी, तो आपके फॉर्मूले के काम की नहीं है। तो करंट एसेट में ये दो चीज़ें छोड़ के बाकी सारी करंट एसेट आएंगी। दूसरा फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो। दूसरा फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट की जगह क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो बाकी तो सेम है, बस क्विक एसेट के लिए करंट एसेट में फिर दो चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। एक तो स्टॉक, कौन सा स्टॉक? इन्वेंट्री। स्टॉक कौन सा स्टॉक? इन्वेंट्री बोले तो क्लोजिंग वाला। और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में ना भी बोले तो क्या मान लेंगे? जीरो, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक तो क्विक एसेट में स्टॉक माइनस हो जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखना चलना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में अगर टोटल डेप्ट नजर आ जाए, टोटल डेप्ट, तो टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है आपको करंट एसेट दे तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, या यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी दे तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। एक फॉर्मूला और है कैपिटल इंप्लॉयड। बेटा याद रखना कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसको दो तरीके से निकालते हैं, इक्विटी प्लस डेब्ट। मतलब जो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो दो ही हैं, एक तो मालिक और एक बड़ा वाला आउटसाइडर जो बड़े लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहा है। तो ये दोनों, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो
करंट लाइबिलिटी, माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैं एक बैलेंस शीट अगर बना के दिखाऊं तो बैलेंस शीट में आपकी दो साइड है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। बेटा याद रखना बैलेंस शीट भी बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है आपकी, और इधर लाइबिलिटी साइड में तीन नई चीज़ें, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो आप ये करोगे। अब आपको पता है कि आपको दो चीज़ें चाहिए, या तो करंट एसेट चाहिए, करंट लाइबिलिटी। तो या तो नॉन करंट एसेट यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं, जो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप डायरेक्ट बना सकते हो कि एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस करो तो भी बात है। इवन करंट लाइबिलिटी भी करंट एसेट के बराबर, करंट लाइबिलिटी सॉरी टोटल लाइबिलिटी में से भी नॉन करंट एसेट माइनस करो तो भी करंट एसेट आ जाएगी। क्लियर? ऐसे ही आप बोल रहे हो शेयर होल्डर फंड, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, और टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी माइनस करें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। तो देख लेना आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला है। फिर आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। फिर कौन से आते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज में जो आपके काम के रेशियोज हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला रेशियो ऑफ कॉस्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेप्ट अपॉन में इक्विटी। डेप्ट बोले तो नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो कोई समझाने वाली बात दिक्कत है नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटी में दो चीज़ आएंगी आपकी खास, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर डिटेल में जाता हूँ तो। और शेयर होल्डर फंड में दो चीज़ आएंगी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो आप इनके हिसाब से करा लो। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे आपका यहाँ पे डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो जाता है, ठीक है। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो जाता है। देखो सॉल्वेंसी रेशियोज में ज़्यादा पंगा नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि उसके नाम में ही फॉर्मूले, तो मुझे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। एक बार लिस्ट देख लेना, नाम में ही फॉर्मूले, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं टर्नओवर रेशियोज। फिर कौन से आते हैं? टर्नओवर रेशियो। बेटा टर्नओवर रेशियो में आपके लिए दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट, दो रेशियो खास इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहें कुछ भी एक बार लिस्ट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियो, ये दो रेशियो आपके इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये दो रेशियो अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी जितने भी टर्नओवर रेशियो बस सिर्फ फॉर्मूले बचेंगे, फिर सब सारे के सारे क्या बनेंगे? फॉर्मूले। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की कहानी अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री में दिक्कत नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री बोले तो एवरेज स्टॉक, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। और अगर खाली क्वेश्चन में स्टॉक दिया और ये नहीं बता रहा ओपनिंग है क्लोजिंग है, आप एवरेज मान लोगे, क्या मान लोगे? एवरेज। लेकिन नाउ फॉर्मूला है सीओजीएस कैसे निकलेगा? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रेशियो चैप्टर। सीओजीएस निकालने के आपके दो फॉर्मूले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट। सो कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं, या तो नेट सेल में से माइनस कर दो क्या? जीपी। नेट सेल में से क्या माइनस कर दो? जीपी। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बेटा इस फॉर्मूले को इसलिए भी याद रखना क्योंकि जरूरी नहीं है सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला ये। सर इसमें हो सकता है जीपी दे दे, सीओजीएस दे दे, सेल निकल जाएगी, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ भी दे दे तो भी निकल जाएगा, इवन परचेज भी यहाँ से निकल सकती है। तो सीओजीएस निकालने के दो फॉर्मूले ये, तो सीओजीएस अपॉन में यहाँ पे करो, काम खत्म हो जाएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ के जाना। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने को बोलेगा, आपको डिटेल देगा और आपको कहेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, या फिर दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देगा और आपसे कहेगा ओपनिंग और क्लोजिंग निकालो। तो पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से सीओजीएस निकालोगे, नहीं सीओजीएस निकालोगे, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एवरेज निकालोगे, फिर एवरेज में ओपनिंग और क्लोजिंग का एक रिलेशन दिया होगा जिससे आप ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढोगे। प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात करूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में आपका जो फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगेन सर जी मुझे यहाँ पे अब दिक्कत नहीं है। देखो नेट क्रेडिट सेल निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट क्रेडिट सेल निकालने का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा नेट सेल में से माइनस कर दो क्रेडिट सेल, नेट सेल में से माइनस कर दो क्रेडिट सेल। और सेल कैसे निकलेगी? सीओजीएस से। सेल कैसे निकलेगी? सीओजीएस। हाँ जी, ये वाले फॉर्मूले से सेल भी निकल सकती है। अगर जीपी को मैं सीओजीएस में ऐड कर दूं तो सेल निकल जाएगी। अब नाउ इसमें मुझे दिक्कत नहीं है। एवरेज कैसे निकलेगा? सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वही निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू। पर ध्यान रखना ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यहाँ पे दो चीजें, एक डेटर और एक बिल रिसीवेबल, और डेटर में याद रखना ये मुझे हमेशा ग्रॉस चाहिए, मतलब इसमें प्रोविजन लेस नहीं होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस नहीं होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में लेस है तो आप उसे ऐड कर दो, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा सिर्फ डेटर लिखे तो, और प्रोविजन भी दिया तो प्रोविजन को इग्नोर कर दो, सिर्फ डेटर उठाओ। क्लियर है? यहाँ भी दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपका डायरेक्टली क्वेश्चन इन्वेंट्री डेटर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मांग लेगा, या फिर आपसे वो फॉर्मूले
देकर आपसे ओपनिंग या क्लोजिंग डाटा मांगेगा। यहाँ पर एक और फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। एवरेज कलेक्शन पीरियड बेटा याद रखना, अगर 12 महीने के हिसाब से निकालना है तो 12 महीने 365 दिन निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपसे कब यूज करवाएगा, वो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड देगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकलवाएगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से नेट क्रेडिट सेल देगा, फिर वहां से एवरेज डेटर निकलवाएगा और फिर एवरेज डेटर से ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर निकलवाएगा। क्लियर? तो ये रिवर्स कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला काम आएगा। बाकी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जैसे मैं कुछ फॉर्मूले बोलूं तो वो फॉर्मूले, जैसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बोलूं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो उसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट, क्योंकि ट्रेड पेबल बोले तो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज में क्या निकलेगा, नेट परचेज माइनस कैश परचेज। नेट परचेज वही सीओजीएस के फॉर्मूले सेकंड वाले फॉर्मूले से निकल जाएगी। एवरेज ट्रेड पेबल के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और ट्रेड पेबल का मतलब यहाँ पे क्या है सर, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। फिर ऐसे ही और भी फॉर्मूले जैसे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। अब ये डायरेक्ट इसमें कोई नहीं है, इसमें जितने भी नेट सेल है, नेट सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। ऐसे ही नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो तो नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट एसेट, और नेट एसेट बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ऐसे करके ये फॉर्मूले बन जाएंगे। टर्नओवर रेशियो है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू 100। ठीक है, ऐसे ही नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल। अच्छा, जब भी जीपी रेशियो का काम करोगे ना, जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करोगे, मान लो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपके पास दो रेशियो आ गए, एक जीपी रेशियो और एक नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट मार्जिन प्रॉफिट रेशियो भी बोल देते हैं इसे, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इनके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, जीपी अपॉन में नेट सेल, जीपी अपॉन में नेट सेल इंटू 100। नेट सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। अब पॉइंट ये है कि सर ये निकलेगा कैसे, जीपी। देखो सेल तो डायरेक्टली, सेल का मतलब तो आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल का तो मतलब आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो दिस इज नेट सेल, दिस इज नेट सेल। अब इसमें से अगर माइनस कर दूं सीओजीएस, इसमें से माइनस कर दूं सीओजीएस तो ये आ गया जीपी, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसमें से जितने भी ऑफिस के खर्चे, जितने भी ऑफिस खर्चे, जितने भी सेलिंग खर्चे, जितने भी आपके डेप्रीशिएशन वगैरह है, डेप्रीशिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, डेप्रीशिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, जितना भी डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे इन खर्चों को हम लोग बोलते हैं, इन खर्चों को बोलते हैं ऑपरेटिंग खर्चे, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पैन भी डाउन हो गया मेरा तो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर ऐसे ही फाइनेंस कॉस्ट, ओहो शिट शिट शिट, ठीक है, पैन डाउन हो गया, एक सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट है, कोई एसेट को बेचने वाले तो इसे बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। मैं कह रहा हूँ सर जी ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग, सारे खर्चे माइनस करो। ठीक है, और अगेन यहाँ पे कोई इनकम है, मान लो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है, और कोई आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो ये होगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये प्लस कर दो, अपने आप जो बचेगा लास्ट में, दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज नेट प्रॉफिट, दिस इज नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट को हम पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट भी बोलते हैं। पैट को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ईबीआईटी से भी निकाल सकते हैं। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करोगे, ईबीटी, फिर टैक्स माइनस करोगे। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं टैक्स माइनस करूंगा, ये ऑपरेटिंग खर्चों में आएगा, टैक्स भी माइनस करेंगे, टैक्स एक्सपेंस, तो ये भी ऑपरेटिंग खर्चों में आएगा। ठीक है, तो टैक्स माइनस करेंगे, ईबीटी के बाद ईएटी, दिस इज नेट प्रॉफिट। उसमें से डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं तो ईएटी के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, और जो बचेगा वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो जैसे वो बोलता है रिटर्न ऑन एसेट निकाल दो, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल दो, तो वहाँ पे ये पैट वगैरह वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो वो एक रिटर्न वाले फॉर्मूले पढ़ लेना, दैट्स इट, खत्म हो गया सर जी यहाँ पर मेरे बात। ठीक है, कंसोलिडेशन की ऑलरेडी मैंने वीडियो यहाँ पे करा दी है बेटा रिवाइज। ठीक है, मैंने आपको लिंक शेयर करी थी अपने ब्रॉडकास्ट वाले चैनल में, अगर आपको अभी भी चाहिए होगी तो आप देख लेना। ऑलमोस्ट 45 मिनट में आप कंसोलिडेशन पूरा रिवाइज कर जाओगे। ठीक है, तो 1 घंटे की ये वीडियो है, 1 से 1.5 घंटे, 1.25 घंटे की वीडियो ये है, और फिर अगर आपको कंसोलिडेशन का रिवीजन चाहिए तो 40-45 मिनट की कंसोलिडेशन ऐड कर लो। ठीक है, दैट मीन्स पूरा आप 2 घंटे में मेरे साथ में काम खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा इतना ही है मेरी साइड से। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना, दिस इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक्स। और अगर ये पूरे टॉपिक, ऑलमोस्ट ये टॉपिक 100 से ज़्यादा है बच्चे, अगर आप कहोगे इंडिविजुअली टॉपिक उठाओगे तो ये कम है, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में जाओगे तो ये 100 से ज़्यादा टॉपिक बन सकते हैं। तो मैं उनको नंबरिंग वाइज नहीं करके मैंने आपको सारे 100 टॉपिक, मतलब पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिवाइज करने की कोशिश करी है। ठीक है,
आप इनको पढ़ के जाना। थोड़ा शेड्यूल थर्ड एक बार देख लेना, शेड्यूल थर्ड में कौन सी चीज़ कैसे बैलेंसिंग फिगर निकलती है, ठीक है। मैंने टेस्ट वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रिवाइज कराया, वहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें आइडिया मिल जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, और प्लीज़ अच्छे से पेपर करके आना, और जैसा भी पेपर हो एक बार मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज जरूर करना कि बच्चे पेपर कैसा गया, ठीक है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर, आज के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ टाइम निकालो और रिवाइज अब रिवीजन करना शुरू कर दो फटाक से।